अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और खुलकर सांस लेना हर शख्स चाहता है। और अगर हम बात करें सांस की डिफरेंट बीमारियों की, तो स्मोक की वजह से और डिफरेंट, अगर हम एस्मा की बात करें या फिर निमोनिया की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्ली आप सांस नहीं ले पाते। अगर हम बात करें 10 में से 1 बच्चा जो है वो दमे का शिकार है। इमेजिन करें एक बच्चा सोने की कोशिश कर रहा है मगर उसे साँस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार है। और एक शख्स जो कि हमेशा अपने हाथ में इन्हेलर लेकर घूमता है कि कब ज़रूरत पड़ जाए हमें पता नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ रहा। मगर इमेजिन करें वो तमाम लोग जो जिनकी लाइफ़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और अगर हम देखें तो सोशली भी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक टैबू का यानी एक ऐसी नज़र से देखे जाते हैं वो लोग कि एक्सेप्टेबल नहीं है अगर हम देखें तो। और वो लोग स्पेशली एक बीमारी से भी लड़ रहे हैं और फिर एक सोशल एंग्जायटी भी उनको फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान के में भी मरीज़ों की जो तादाद है दमे की, वो तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको कॉज़ कर रहे हैं। अगर हवाई आलूदगी की बात करें, स्मोक की बात करें और डिफरेंट, अगर हम बात करते हैं माहौलियाती अवामिल में, अगर हम बात करें, अगर लाहौर की बात की जाती है या पंजाब की डिफरेंट सिटीज़ की बात की जाती है, तो सर्दियों में वहाँ पर स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी पाई जाती है। और लोगों के लिए डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो लोग ऑलरेडी दमे का शिकार हैं, उनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा हेल बन जाती है। उनके लिए बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या सिर्फ़ मास्क लगा लेना इसका हल है या फिर इन्हेलर ही इसका हल है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और वो तमाम चीज़ें जो कि इस चीज़ को ट्रिगर कर रही होती हैं, इसको बढ़ा रही होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 80% से ज़्यादा जो दमे के मरीज़ होते हैं वो अपने अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और उसको रिमूव करने की कोशिश करें कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश करें, हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं इसमें। तो अगर उसको रिमूव करने की कोशिश करें तो बहुत हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि इसमें हर दफ़ा हर साल इसके मरीज़ों में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। और हर साल 4 लाख से ज़ायद अफ़राद जो है इसकी वजह से मौत का निशाना बन जाते हैं। और अगर हम बात करें तो 260 मिलियन लोग जो है वो इससे मुतासिरा हैं। तो इतने ज़्यादा लोग जब इससे मुतासिर हो रहे हैं तो हमें ज़रूर इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को किस तरह से इरेडिकेट करें, किस तरह से इसको ख़त्म करें, इस पर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली एक्शन लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट प्लान जो डॉक्टर हमें देते हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली, रिलीजियसली फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचा सकती हैं और इसके करीब कर सकती हैं। तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होंगे डॉक्टर नसीर अहमद शारिब, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल याकताबाद कराची में। और अगर निमोनिया की बात हो, चेस्ट इन्फेक्शन की बात हो, किसी भी तरह के लंग के डिज़ीज़ की बात हो, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं। और एक अगर हम बात करें कि खुली फ़िज़ा की जो इम्पोर्टेंस होती है और जो हमारी हेल्थ पर उसके असरात होते हैं, उसको लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उजागर कर रहे हैं। और लोगों को, जो लोग सफ़र कर रहे हैं दमे से, उनकी लाइफ़ को ईज़ी बना रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और वेलकम करते हैं गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह हमारा सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जी, जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का बहुत थैंक यू वेरी मच कहूँगा कि ये वक्तन-फ़वक्तन जो है मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने प्लेटफ़ॉर्म से फ़राहम करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अमराज़ की आगाही के हवाले से अपने नाज़रीन से बात कर सकें। हमारा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि डिफरेंट डॉक्टर्स से हम जितनी अवेयरनेस हो सके अपनी जो देखने वाली आवाम है उन तक पहुंचा सकें। और इसमें आप लोगों की हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिले सताइश है। जिस तरह से इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि दमे का मर्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है या सांस की एलर्जी या डिफरेंट इसके यानी टर्म्स से हम जानते हैं, तो ये बेसिकली क्या है और ये होता कैसे है? देखिए, अस्थमा जैसे
आपने खुद कहा कि इसे हमारी सोशल लैंग्वेज में आमतौर पे दमा या सांस की एलर्जी कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारी जो जो एयर पैसेज है, यानी सांस की जो नालियाँ हैं, इसकी जो अंदरूनी झिल्ली होती है, उसके अंदर सोजिश और वर्म हो जाता है। ओके। उसकी वजह से उसकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस या हाइपर सेंसिटिविटी या हसासियत जो है वो बढ़ जाती है। ओके। और फिर होता ये है कि जब ऐसे पेशेंट का मुख्तलिफ एलर्जन के साथ जब एक्सपोजर होगा तो उनको आम तौर पर खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है पेशेंट, बलगमी मवाद या स्पुटम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सीने में बहुत जकड़न या कंजेशन होगी, यानी मरीज़ को ये एहसास होगा कि जैसे सीने में बहुत टाइटनेस है। इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट के अंदर जो है सांस लेने के दौरान एक बड़ी मखसूस किस्म की विस्लिंग साउंड होती है, यानी सीटी जैसी आवाज़ आती है, जिसे मेडिकली हम व्हीजिंग कहते हैं। तो वो सुनाई देती है। वो पेशेंट खुद भी कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरे सीने से सीटी जैसी आवाज़ आती है जब मैं सांस को ख़ास तौर पे जब सांस को बाहर निकालता है। तो वो बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत में होती है कि उसके करीब बैठा हुआ शख्स भी जो है वही बासानी इसको महसूस करता है। तो ये सारी चार जो मैंने आपसे कहा कि खांसी का होना, सांस लेने में दुश्वारी का होना, सीने में टाइटनेस का महसूस करना या सीटी जैसी आवाज़ का होना, ये तमाम अलामात बैक वक्त मरीज़ में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इनमें से अगर एक भी कोई अलामत है तो ऐसे शख्स को एज़मा हो सकता है। ओके। सो जिस तरह से आपने बताया कि ये है क्या और इसकी अलामात क्या होती हैं, अगर हम इसकी बात करें कि डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस किस तरीके से किया जा सकता है, और यानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने कहा कि जो अभी अलामात डिस्कस की कि मरीज़ को ये कुछ अलामात अगर होती हैं तो आम तौर पे ये पेशेंट जो है ये जेनेटिकली इनहेरिट करता है। ओके। यानी बेसिक जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है या इसकी जो रीज़न होता है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होती है। यानी इन लोगों में एक नेचुरली ऐसी टेंडेंसी है कि वो मुख्तलिफ जो एलर्जन है, जिसके अंदर अगर हम एनवायरमेंटल एलर्जन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन है जैसे वो होता है, ठीक है, इसी तरह पोलन्स के साथ एक्सपोजर उसका होता है, ठीक है। और फिर हम स्मोक देखते हैं, जिस तरह से स्मोक वगैरह का जब हम देखते हैं कि मौसम में स्मोक की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट और ज़्यादा जी बिल्कुल वो है। और उसके घर के अंदर ज़्यादातर एलर्जन मौजूद होते हैं जिनको इंडोर एलर्जन हम कहते हैं, जैसे कि हाउस डस्ट माइट होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक आर्थ्रोपोड होता है, यानी एक बारीक जो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है कीड़ा होता है ख़ास, ठीक है। तो वो बेड शीट्स में, उसके पिलोज़ में, ठीक है, और ब्लैंकेट्स के अंदर, कारपेट्स के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है, तो वहाँ वो रिजाइड करता है, तो उससे एक्सपोजर होता है उनका। या घर में रोडेंट्स होते हैं, किसी घर में माउस वगैरह आइन ज़्यादा, या पेट्स होते हैं, ख़ासतौर पे बर्ड्स हैं, इनके फीदर एंड फर से एक्सपोजर हो, कैट्स होती हैं घर के अंदर, तो वो कैट्स से भी जो है वो जो एलर्जन होता है वो जब लगता है पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने पहले डिस्कस की, तो वो अस्थमा डेवलप यानी ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के लिए। यानी ये बहुत हाईली कंटेजियस होता है किसी के इस्तेमाल शुदा कपड़ों से, जिस तरह से आपने कहा ब्लैंकेट्स वगैरह में भी आ सकता है। नहीं, अस्थमा जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये कंटेजियस भी नहीं है। ये मैंने कहा कि पेरेंट्स को अगर है तो ऑफस्प्रिंग में जो है ये इनहेरिट करता है इस सेंस में। देखिए इस तरह नहीं होगा कि साथ रहने से या खाने पीने से ये होगा। देखिए जो मैंने वो हाउस डस्ट माइट की बात की या बाकी जो पेट्स की बात की, या घर में सीपेज की वजह से खास वॉशरूम के अंदर काकरोच हैं, काई जमी हुई है, तो वो फंगस के जो स्पोर हैं जब वो इनहेल करेगा, क्योंकि वो तो एनवायरनमेंट में जा रहा होगा हवा के जरिए। जी बिल्कुल, जब वो होगा तो ये एज अ ट्रिगर काम करते हैं। तो चूंकि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज उसके अंदर एबनॉर्मलिटी मौजूद है, ठीक है, तो उसमें ये टेंडेंसी है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो कि डिफरेंट एलर्जेंस के अगेंस्ट जो है बॉडी एक प्रोटेक्शन के तौर पर वो प्रोड्यूस करती है। तो जब उसका लेवल ख़ास क्वांटिटी से ब्लड में बढ़ जाता है तो फिर वो उस एलर्जन के साथ ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जब इस तरह का रिएक्शन करेगी कि केमिकल मेडिएटर्स जो हैं वो फिर प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, ख़ासतौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन है और लिकोट्रिन से, तो टेक्निकलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आम फहम बनाने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो केमिकल मेडिएटर जब आएंगे तो वो बाइस बनते हैं जो म्यूकस ज़्यादा बनेगा, सांस की नाली में तंगी का एहसास होगा मरीज़ को, और
उसे खांसी होगी और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो यानी अबनॉर्मलिटी जेनेटिकली मौजूद है। अब जब ट्रिगर से एक्सपोजर होगा तो फिर अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो उसमें आना शुरू हो जाएंगे। ओके, देन फिर अगेन वही मेरा सवाल कि इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं डॉक्टर? देखिए, डायग्नोसिस के लिए बहुत एक सिंपली है कि ऐसे पेशेंट को जिनमें ये सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए हैं अगर ये आते हैं तो बेहतर ये है कि वो माहिर सीना डॉक्टर से यानी चेस्ट कंसल्टेंट से जो है वो रुजू करके अपना मुआयना कराना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर एस्मा जो है वो एक अच्छी हिस्ट्री लेने से ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही डायग्नोज हो जाता है। इसमें किसी हमें लेबोरेटरी के टेस्ट की नीड नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर तो ये जो सिम्टम्स हमने कहे हैं एस्थमा के, तो ये आमतौर पे चाइल्डहुड की हिस्ट्री मिलेगी। यानी चाइल्डहुड से उसको इंटरमिटेंटली फ्रिक्वेंटली जब ख़ास तौर पे वेदर चेंज होगा, हवा में खुनकी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसमें ये सिम्टम आएंगे। तो एक तो लॉन्ग हिस्ट्री है चाइल्डहुड की या यंग एज की हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट की। दूसरा उसमें फैमिली हिस्ट्री मिलेगी हमें एटोपी की, इसी तरह की एलर्जी की। अब ये नहीं है कि एलर्जी अगर पेरेंट्स में एलर्जी एस्थमा ही की होगी तो बच्चों में एस्थमा होगा। एलर्जी किसी फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकती है। किसी को महज नज़ला ज़ुकाम वाली एलर्जी होगी, एलर्जिक राइनाइटिस है, या किसी को नेज़ल पॉलिप हो सकते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्जिमा है, ठीक है, या कोई फूड एलर्जी है किसी भी फॉर्म में। यानी एक यानी फैमिली मेंबर में अगर एलर्जी अगर राइनाइटिस वाली है, नज़ले ज़ुकाम वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एस्थमा नहीं होगा, तो एस्थमा आ सकता है। तो उसकी डिफरेंट इसकी जो है वो मैनिफेस्टेशन आती है, लेकिन होती बेसिकली एलर्जी ही है। तो ये हिस्ट्री मिलेगी, फैमिली हिस्ट्री की होगी। दूसरा सीजनल वेरिएशन की हमने बात की कि मौसम की तब्दीली के साथ सिम्टम्स आएंगे, ठीक। और बिटवीन द एपिसोड जो है पेशेंट क्वाइट नॉर्मल भी होगा बिल्कुल कि जी अचानक से क्या हुआ, मुझे नज़ला ज़ुकाम लगा, ठीक है, उसके बाद जो है चेस्ट कंजस्ट हो गया और ये सारी चीज़ें, खांसी का होना, जो सांस लेने में दुश्वारी का होना, ये पेशेंट को महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है बेसिकली तो ये यहीं पे डायग्नोज हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर डायग्नोसिस को बहुत ही फॉर्मली इस्टेब्लिश करना है तो फिर हम एक ख़ास किस्म का पल्मोनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसे हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। तो वो एडवाइस करते हैं जिस पे स्पायरोमेट्री पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो जहाँ पे डाउट हो तो ये एडवाइस करके अस्थमा की एक हतमी तशखीस कर ली जाती है। ओके, अच्छा, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, इन तमाम सिम्टम्स की वजह से, क्योंकि किसी भी तरह की एलर्जी होगी तो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा वीक हो जाए अगर इम्यून सिस्टम, तो उसको स्ट्रॉन्ग किस तरह से हम कर सकते हैं? सपोज़ के सिर्फ जेनेटिक्स के ही वो चांसेस हैं और ऐसा कोई इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, बेसिकली अस्थमा या और जो इस तरह के एलर्जिक डिसऑर्डर हैं ये इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही तो आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो एक्सटर्नल जो एलर्जन क्या है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, तो वो उससे प्रिवेंशन के लिए जो है वो ख़ास किस्म का जो मैंने कहा इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएंगे, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो वो उनकी जब कॉम्बेट होगा उस एलर्जन के साथ, तो फिर वो जो केमिकल मेडिएटर्स आते हैं फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली वो हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इससे इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन आपका क्वेश्चन शायद इस सेंस में आप कहना चाह रही हैं कि हम ऐसी क्या डाइट लें या क्या यूज़ करें कि वो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये सिम्टम्स ना आए, यानी जो अस्थमा के जो आते हैं। तो इस सिलसिले में पहले तो ये है कि देखें, हम प्राइमरीली या बुनियादी तौर पे अस्थमा को किसी डाइटरी प्रिवेंशन से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डाइट में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि आपको अस्थमा से प्रिवेंट करेगी। इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमें फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ताज़ा फलियों सब्जियों में और फ्रूट्स के अंदर मिनरल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें वो जो बॉडी में तोड़ फोड़ का जो अमल होता है इन्फ्लेमेशन का, तो वो उससे हमें बहुत हद तक प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह का फ़िश की बात करें तो उसमें तो ओमेगा 3 लाइक फैटी एसिड होता है, तो वह भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये लेने से आपकी जनरल हेल्थ की जो वेल बीइंग है ये बहुत अच्छी होगी।
लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ये नहीं है कि आपको अस्थमा से आपको बचा देगी, उस तरह नहीं है। उसको आपको मैनेजमेंट प्लान पे आना आपको होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ज़्यादा काम करने की वो ज़रूरत है। तो एक्सपोजर से हमें अवॉइड करना है। ओके, अच्छा जैसे आप बता रहे घर में जो एनवायरनमेंट होता है वो ट्रिगर कर रहा होता है, इसके अलावा पॉलन एलर्जी है या किसी भी टाइप की एलर्जी है, इसके अलावा एनवायरनमेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और वो हिट कर सकते हैं या इसको ट्रिगर कर सकते हैं? वो तो हमने जैसे पहले कहा कि आउटडोर जो पॉलन्स हैं या जो ट्रिगर्स होंगे उसमें तो एक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका इतना ख़राब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इस तरह की और टॉक्सिक जो गैसेस जो होती हैं, ठीक है, जी जी बिल्कुल ये है। तो उससे जब एक्सपोजर होगा तो वो एक ट्रिगर का काम करेंगे। इसी तरह आप अगर जैसे इस्लामाबाद के लोग हैं, ठीक है, मरी के लोग हैं, तो वहाँ प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो पोलन्स का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और वहाँ पे एज़मा जो है वो या और जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह है, इनकी जो प्रिवेलेंस ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है। बाकी इंडोर तो हमने डिस्कस की है। देखिए इस समय ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन तो यकीनन, क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बट एज़मा के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जब एज़मा वंस इस्टेब्लिश हो गया पेशेंट में कि जी इसको एज़मा है, उसके बाद हम पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उसकी सिवियरिटी की बेस पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बेस पे हम एस्थमा एक्शन प्लान मैनेजमेंट का जो होता है वो पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक होता है। ये मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ। बाकी तो सिवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके तो मैनेजमेंट एक अलग है, लेकिन उसको अच्छा ये जितना क्रॉनिक होता जाएगा उतना सीवियर होता जाएगा? जी बिल्कुल वो सीवियर होगा। तो लेट मी टॉक, ठीक है, लेटर ऑन। तो अब जो स्टेप 1 से स्टेप 5 तक है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो कि मैं अपने नाजरीन के लिए, वो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, इनसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो इनहेलर का यूज़ है, चाहे वो मीटर डोज MDI हो, यानी वो जो लिक्विड फॉर्म में जो पफ लिए जाते हैं वो हो, या ड्राई पाउडर DPI इनहेलेशन हो, तो इसके अंदर जो दवा होती है, फार्मूलेशन जो होती है वो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, और उसके साथ और मखसूस किस्म की दवाएं होती हैं, लावा या लामा होती है। तो ये रेगुलर बेस पे उसको, चाहे स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 किसी भी स्टेप पे है, तो ये एक कॉमन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। बाकी का प्लस माइनस है कि वो तो सिवियरिटी पे देंगे कितना वो, तो इससे पेशेंट को एडहेरेंट रहना है। इसका रोज़ाना की बुनियाद पे यूज़ जो है वो पेशेंट को कंटिन्यू करना है, क्योंकि विदाउट दिस देयर इज़ नो कंसेप्ट टू कंट्रोल द एज़मा। ये उसको करना है, यानी बेसिक सपोर्ट ये है, यही बेसिक सपोर्ट भी है, यही मैनेजमेंट है। अब उसके बाद फिर हम कब हमें स्टेप अप करना है, कब स्टेप डाउन करना है पेशेंट का, तो वो इसके रिस्पॉन्स के बाद होगा, ठीक है। अगर स्टेप लेट्स सपोज अगर स्टेप 3 के अंदर पेशेंट है, ठीक है, और रिलीव नहीं है, तो फिर हम उसको स्टेप 4 में लेके जाएंगे। देखिए किसी भी चाहूँगी थोड़ा सा स्टेप 1 और स्टेप 5 के दरमियान का बता रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, सेकंड थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें। देखिए ये है कि जो देखिए स्टेप 1 है जिसको बहुत इंटरमिटेंट कभी कभी सिम्टम्स होंगे, जैसे उसको महीने में कोई एक बार हुआ, ठीक है। अच्छा सिम्टम जो है एज़मा के मोस्टली नाइट पे आते हैं, डे में हो सकते हैं कि उसको जो है वो सारी डिफ़िकल्टीज होंगी, सांस में लेने में, कफिंग रहेगी, म्यूकस की प्रोडक्शन वो करता रहेगा, लेकिन ये एपिसोड मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग होंगे या नाइट में पेशेंट को ये सिम्टम्स आएंगे। तो कितनी दफ़ा महीने में या हफ्ते में पेशेंट को रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हुई एस्थमा के सिम्टम्स की वजह से, या रूटीन लाइफ उसकी डे टाइम की कितनी डिस्टर्ब रहती है, तो इस बेस पे हम फिर डिसाइड कर देंगे किसको स्टेप 1 देना है या स्टेप 5 पर रखना है, स्टेप 4 पर रखना है। देखिए किसी भी जब स्टेप पे पेशेंट अपने सिम्टम्स को ये इनहेलर वाली मेडिसिन से एटलीस्ट 2 to 3 मंथ जब वो कंट्रोल कर लेगा, तो फिर हम स्टेप डाउन आएंगे, लेकिन स्टॉप नहीं करेंगे मैनेजमेंट को, यानी स्टेप 3 से स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2 से स्टेप 1 पे आएंगे। ये एक साइक्लिक मैनेजमेंट प्लान होता है पेशेंट का। इसमें ये नहीं है कि आपको इतना अरसा मेडिसिन लेंगे, आपके सिम्टम 3 महीने 4 महीने कंट्रोल हो गए तो अब आप अपना ट्रीटमेंट स्टॉप कर दीजिए, नेवर एवर, ऐसा नहीं है। हम स्टेप डाउन आएंगे और उसकी वो मेडिसिन जो है उसके मुताबिक चलती रहेगी उसकी। लेकिन वो बात है कि एलर्जेंस के एक्सपोजर से तो अवॉइड करना है जनरल मैनेजमेंट प्लान में। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अस्थमा को प्रेसिपिटेट करेंगे, यानी एग्रावेट करेंगे। एक तो हमने वो बात की कि पहले ये जो एलर्जेंस की है, इंडोर है, आउटडोर एलर्जेंस एक्सपोजर हो सके रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है
कुछ लोग जो होती हैं दर्द ख़त्म करने की दवाएं जो होती हैं, ख़ास तौर पे डिस्प्रिन या एस्पिरिन का जिक्र करना चाहूँगा। तो ये दवाएं हैं, या और दर्द की एनसैड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इनका यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये अस्थमा की जो सिम्टम्स होते हैं उसको वर्सन करती हैं, बढ़ाती हैं उनके। तो ये इस तरह का है। बाकी स्मोक से तो डेफिनेटली बचना ही है, स्मोकिंग ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये, और बच्चों को भी जो है वो उसकी पैसिव स्मोकिंग से हमें स्मोक से प्रिवेंट करना चाहिए। सो नाज़रीन, फर्दर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीर, जो हमें बता रहे थे कि एस्मा से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हैं, और बता रहे थे कि इन्हेलर का यूज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में हैं तो। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हेलर से घबराते हैं, या उनके माइंड में ये होता है कि शायद ये यानी हमेशा इसकी एडिक्शन हो जाएगी या हमेशा इसको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से वो कम यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या ऑल्टरनेटिव कोई है इसके अलावा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया डॉक्टर सुमेरा आपने, कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ही गलत किस्म की मिथ जो है लोगों में ये पाई जाती है जी, इन्हेलर जो है शायद ये आखिरी इलाज है, या इसके इस्तेमाल करने से मुझे इसकी आदत हो जाएगी। जबकि साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अस्थमा के हर स्टेप पे जो है वो इन्हेलर पे ही वो कंट्रोल में डिपेंड करता है, उसका वो मैनेजमेंट ये है, क्योंकि इसमें दो तरह की मेडिसिन है। एक तो फौरी आराम की है, फौरी जो रिलीफ देंगी, रेस्क्यू मेडिसिन है। इसके अलावा अगले एपिसोड से बचाने के लिए प्रिवेंटिव भी इसके अंदर होती है, कंट्रोलर जिसको कहते हैं, वो चीज़ है। और इसमें जो दवा दी जाती है वो एक तो फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली वो हम उस सिस्टम में डिलीवर कर रहे हैं, यानी सांस की नालियों में जहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो सांस की नालियों की एलर्जी है तो दवा भी यहीं पे डायरेक्ट जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम दवा को वो खाने को तरजीह दें। दवा स्टमक में जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अनवांटेड जो है एडवर्स इफेक्ट्स डेफिनेटली फिर उसके वो आएंगे। अच्छा, एक और सांस की रवानी तो वो चीज़ है कि बिल्कुल बेसिक है आपकी लाइफ के लिए। बिल्कुल है, वो कहते हैं ना कि सांस है तो ज़िंदगी है। तो सांस का बहाल रहना और एक आरामदेह कंफर्ट तरीके से जो है वो जारी सारी रहना चाहिए, ये ज़िंदगी की अलामत होती है। तो एक तो मैंने कहा कि डायरेक्टली हम एयर पैसेज के अंदर जो दवा जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जिसका आराम फ़ायदा भी जो है बड़ी प्रॉम्प्टली आएगा, फौरी आराम होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो दवा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जाती है, बहुत ही खफीफ मिकदार होती है, और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते बिलअमूम। तो महफूज दवाई होती है, सेफ़ होती है। मैं एक मिसाल देकर यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर खाने में वही कार्टिकोस्टेरॉइड की अगर ओरल डोज हम एक दिन में 30 से 40 मिलीग्राम देते हैं पेशेंट को, इन जनरल 30 से 40 मिलीग्राम, और अगर हम इन्हेलर के पफ में वो दवा दे रहे हैं तो वो एक एवरेज 100 से 200 माइक्रोग्राम जाएगी। 100 से 200 माइक्रोग्राम, वहाँ पे 30 से 40 मिलीग्राम। और याद रखिए कि 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो अगर माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिलीग्राम का मतलब है 30,000 माइक्रोग्राम। तो 30,000 माइक्रोग्राम आप दवा आप खाएंगे, और वहाँ सिर्फ 100 माइक्रोग्राम जो है आपको रिलीफ दे रही है, उससे ज़्यादा, और उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं है। और वो एग्जैक्टली उसी एरिया को टारगेट कर रहा है जिसको उसी एरिया को डेफिनेटली, बिल्कुल। तो वहाँ पे जब जाएगा तो फ़ायदा भी जल्दी होगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके बहुत नहीं आएंगे, बिलअमूम नहीं आते उसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसका फ़ायदा है। बाकी रही बात एडिक्शन की, तो हमने पहले ही कहा कि अस्थमा की हर स्टेप पे जो है वो हमें इन्हेलर की फॉर्म में ही दवा देनी, चाहे वो MDI मीटर डोज इन्हेलेशन लें या ड्राई पाउडर की फॉर्म में लें। खाने की दवाई से जो है वो हमें जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, जो कि जनरल हमारी सोसाइटी में लोग खाने की दवा को ही तरजीह देते हैं। तो एक तो दवा की जो क्वांटिटी है, डोजिंग है, वो बहुत हाई होती है। दूसरा, अनड्यू लोग जो है ना कफ सिरप्स जो हैं वो बड़ा यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक से लेते रहते हैं, जबकि अस्थमा के अंदर एंटीबायोटिक की कोई नीड नहीं होती अनटिल अनलेस के पेशेंट को अगर कोई
इन्फेक्शन का साइन ना हो, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है तो फिर एंटीबायोटिक दी जाती है और अदरवाइज एंटीबायोटिक की ज़रूरत अच्छा, नहीं होती। आपने जिक्र किया था पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी होती है, तो क्या उसके लिए भी अगर जब इन्हेलर लेते हैं उसमें भी तो कोई फ़र्क आता है? जी बिल्कुल, देखें आमतौर पे एस्मा की 25 टू 35 या 40% तक एसोसिएशन एलर्जिक राइनाइटिस से होती है। ओके। तो अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी हम अलग से उसे नेज़ल स्प्रेज़ या ड्रॉप्स की सूरत में जो है वो मेडिसिन जो है हमें रिकमेंड की जाती है, ताकि राइट। नेज़ल म्यूकोज़ा की भी जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और जो तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा स्प्यूटम की हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। डेफिनेटली वो होगी, जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुकेगा आपका, वो कम होगा तो फिर इसकी प्रोडक्शन स्पुटम की भी कम होगी। ओके। तो जितनी भी एसोसिएटेड चीज़ें सबको हमें साइमल्टेनियसली ही एड्रेस करना होता है। लेकिन नाज़रीन की आगाही के लिए ये कहूँगा कि अगर किसी को अस्थमा है तो वो कफ सिरप्स का और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया करें, ओके। क्योंकि कफ जो है ये एक नेचुरली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है अल्लाह की तरफ से कि कफिंग होगी। कफ होती है उस वक्त जब सांस की नाली में इरिटेशन होगी, म्यूकस प्लगिंग होगी या इम्पैक्ट होगा। कि अगर हम कफ को सप्रेस कर देंगे तो उसका जो म्यूकस प्लग है वो इम्पैक्ट करेगा, ब्लॉक करेगा, और फिर जो नियर जो कि बाय एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है वो आपकी जो कि बॉडी कफ में। से निकलना चाहिए, और कफ का यही होता है कि वो एक्सपेक्टोरेट हो जाता है, वरना इन्फेक्शन होगी और लंग का जो सेगमेंट है या वो जो हिस्सा है वो कोलैप्स हो जाएगा उसकी से म्यूकस प्लगिंग की वजह से। तो इसलिए जो है हम कफ को इनकरेज करते हैं, उसे सप्रेस नहीं करना, और कफ सप्रेसिव रेमेडीज जितनी भी होंगी सिरप फॉर्म में उसे मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। ओके। अच्छा डॉक्टर, जो लोग इस चीज़ को या इसकी यानी कॉम्प्लिकेशन को समझते नहीं हैं कि ये कितना क्रिटिकल हो सकता है और ट्रीटमेंट नहीं लेते सही तरह, तो उसके बाद फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखिए, एक तो ये है कि पेशेंट अगर इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं लेगा इसका, तो उसको रिपीटेडली जो है अस्थमा के अटैक आते रहेंगे। जब रिपीटेडली अस्थमा के अटैक आएंगे तो सांस की नाली में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है, तोड़ फोड़ का जो अमल है वो बार बार होता रहेगा, जिसके नतीजे में होगा ये कि सांस के नालियों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, जो कि एक नेचुरल अल्लाह ताला ने सांस की नालियों में एक इलास्टिसिटी रखी हुई है, यानी उसकी फैलने और सिकुड़ने की जो सलाहियत है ये ख़त्म हो जाएगी, और जो लंग फंक्शंस हैं वो बिल्कुल उसके फिक्स हो जाएंगे। तो एक बीमारी होती है COPD, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इस रिपीटेडली अस्थमा के अटैक होने की वजह से तो अस्थमा जो है वो एक दूसरी बीमारी में यानी COPD के अंदर जो है ट्रांसफार्म हो जाएगा, जिसके में एयरवे का फंक्शन फिक्स हो जाएगा, यानी अब उसे दायमी सांस हो गया। एस्मा जो था, जो पहले उसे कभी कभी हो रहा था इंटरमीडिएटली, जब उसका एक्सपोजर होता था एलर्जन से तब होता था, लेकिन अब उसको रोज़ाना की बुनियाद पे सिम्टम्स रहेंगे, कफ रहेगी, स्पुटम निकालता रहेगा। और क्या वो यानी इरिवर्सिबल हो जाएगा या रिवर्स हो वो सकता जस्ट एक मैनेजेबल है। अच्छा। तो रिवर्स तो वो नहीं होगा। COPD जो होता है तो वो एक सांस ही की बीमारी है, लेकिन उसकी जो नेचर है वो एस्मा से हट के है, ज़्यादा वो हो जाएगी। और वो जो कंडीशन आपको कभी कभी हो रही होती है, यानी डिफ़िकल्टी हो रही होती है सांस लेने में, बाकी जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो आपके लिए फिर हमेशा के लिए वो सिम्टम्स रहेंगे और आपके लिए हमेशा सांस लेना उतना ही मुश्किल रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। और दूसरा ये है कि अगर वो कंट्रोल नहीं रखेगा सिम्टम्स को, तो उसको फिर मैंने जैसे कहा कि 1 to 5 स्टेप्स होते हैं, तो फिर हाई स्टेप्स की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसमें दवाओं की मिकदार भी ज़्यादा होगी, और बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत हो जाती है जब अटैक आएगा पेशेंट को अस्थमा का सीवियर, तो फिर उसको ओरल मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, उसे इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लेनी पड़ेगी दवाइयाँ, जिनके कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सेकंड जो है उनसे इतना कंट्रोल भी नहीं आता और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि एक नॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर जो है दवा जो है वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, और ख़ास तौर पे इजी टू मैनेज होता है। शुरू में जब जो प्रॉब्लम शुरू में पकड़ ली जाए, उसको सॉल्व की जाए, तो ज़ाहिर उसमें टाइम भी, एफर्ट भी, सारी चीज़ें कम लगेंगी, और जब वो इतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और ज़्यादा ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता जाएगा तो ज़ाहिर उसको ट्रीट करना एक डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक पेशेंट को स्टेबल करना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी अगर शिकार हूँ वो भी, तो वो किस तरह से इसको मैनेज कर सकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया। देखिए, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और अगर उनको एज़मा है तो उसका मैनेजमेंट प्लान वही होगा जो एक नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन का है और वो एज़मा की पेशेंट हों। तो
कोई ऐसी दवा नहीं है पेशेंट की जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो एज़मा की पेशेंट के लिए, फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है। सही। इसमें हमारा बुनियादी जो गोल होता है कि हमें उस एज़मा के जो अटैक है उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर एज़मा का हम कंट्रोल करेंगे तो उसकी प्रेगनेंसी का आउटकम भी बहुत अच्छा होगा, यानी बेबी जो है, फीटस जो है, उसकी डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगी। अगर माँ जो है वो शिकार रहेगी एस्थमा के अटैक का बार बार, तो उसको अपनी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो उसका कम रहेगा, मेंटेन नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली फीटस की जो ग्रोथ है इंट्रायूट्राइन वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो उसको कोई कंजेनाइटल अनोमली भी हो सकती है और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट भी हो सकती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन का भी वही मैनेजमेंट लेना है जो नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन लेती हैं। यानी अगर वो मेडिसिन लेती हैं या फिर इनहेलर लेती हैं तो उसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो बेबी को डिलीवर होंगे या ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ होगा? अच्छा, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर मेजर्स की बात करें, डाइट की अगर बात करें, तो आप डाइट में आप पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो यानी इसको ट्रिगर करता हो या फिर इसको वो करता हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बड़ी मिथ पाई जाती हैं कि वो डाइट के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं। हालांकि वो डाइट हमारी सोसाइटी में स्पेशली जो है, हम पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो समोसा, पकोड़े और बहुत ज़्यादा ठंडी खट्टी चीज़ें, चाट, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो वो परहेज़ है जो एक आम इंडिविजुअल के लिए भी है, यानी आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा साइट्रस खट्टी चीज़ का इस्तेमाल ना हो, जिससे कि गले के ख़राब होने का डर हो, क्योंकि गला ख़राब होगा, वो कहते हैं ना, ऊपर वाली मंजिल अगर ख़राब होगी तो नीचे तो फिर उसके असरात तो आएंगे। वो एक जनरल है। बाकी ये मिथ के जी दूध पीने से बलगम ज़्यादा पैदा होता है, चावल खाने से बलगम ज़्यादा पैदा होता है और सांस के अटैक होते हैं, तो साइंसी तौर पे ऐसी किसी भी तहकीक से साबित नहीं हुआ कि इनकी कोई एसोसिएशन है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, तो अगर किसी को मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो वो अवॉइड करे, या पेशेंट के अपने एक्सपीरियंस में आता है कि कोई पर्टिकुलर डाइट ऐसी है, कोई ऐसा फल है या कोई ऐसी वेजिटेबल है तो या फूड है तो जिसके इस्तेमाल करने से उसके वो कहता है कि मेरे सिम्टम एक्सपीरियंस होता है तो वो खुद से अवॉइड करेगा, बट साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। तो इन जनरल तो हम ये कहते हैं कि बहुत एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें जैसे कि पहले हमने कहा कि सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल हो, फ़िश का इस्तेमाल हो, क्योंकि सब्जियों और फलों में ऐसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि वो फ्री रेडिकल जो कि इन्फ्लेमेशन का बाइस बनते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये है, तो ऐसा नहीं है कि बराह रास्त कोई ऐसी ग़िज़ा जिससे हम कहें कि एब्सोल्यूटली जो है वो जो है इसको छोड़ दो, प्रॉब्लम करेगी, तो ऐसा नहीं है। या उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो उससे उसके अस्थमा के एपिसोड्स या अटैक कम आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छी खुराक खाने से, अच्छी खुराक से मुराद यही फल है, सब्जियां हैं, ठीक है, फ़िश है, उससे उसकी जनरल हेल्थ की जो वेलबींग है वो अच्छी होगी, तो जनरली जो है उसके बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा सेहत पे। लेकिन अस्थमा का पेशेंट को वही मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसको इनहेलर फॉर्म के अंदर या जो भी जो डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट प्लान है उसको उसे फॉलो करना है। सही। यह है। इसके अलावा जो है जो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम कहते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या सांस के और अमराज के जो पेशेंट हैं, तो उनको वैक्सीनेशन जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए, ताकि उसको RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं ये रिपीटेडली ना हो, क्योंकि अगर वो ट्रिगर का रोल अदा करेंगे। सही। जब ट्रिगर आएगा फिर अस्थमा का अटैक होंगे, तो वो ऐसा है। लेकिन अस्थमा को कभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि हम कहें कि ये लगवाएं वैक्सीन, यानी स्पेसिफिकली फॉर एज़मा, तो ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ओके, यानी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो वो चीज़ें मौजूद हैं, बट अगर आप समझेंगे कि स्पेसिफिकली इसके लिए वैक्सीन, तो ऐसा नहीं है। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा डाइट प्लान को वो करना चाहिए, बल्कि आपको ट्रीटमेंट प्लान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह बाद लोग पूछते हैं एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की है, तो इसका भी कोई साइंटिफिकली कोई प्रूवन बात नहीं है कि जी आप योगा कर लें या कोई और भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, उससे ठीक है मसल्स उसके स्ट्रॉन्ग होंगे, थोड़े मसल रिलैक्स होंगे, तो जनरल वेलबींग अच्छी होगी उसकी,
ठीक है, उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन पैथोजेंस जो हैं लेकिन उसको तो किल करना उसके होगा। जो लंग फंक्शंस हैं उसको डिक्लाइन करने के अंदर उनका कोई रोल नहीं है। ओके, सही। अगेन वही बात है कि मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान पे उसको आना है, उसे फॉलो करना होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो ना करें, बल्कि आप सोचें कि कोई ऑल्टरनेट वे मुझे मिल जाए, मैं डाइट को फॉलो कर लूँ या कुछ और कर लूँ तो वो बेहतर रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने ट्रीटमेंट प्लान पे ज़्यादा फोकस करें और जो इन्हेलर है और जो डॉक्टर की हिदायत हैं उस पर प्रॉपर्ली अमल करें। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शहद में हर चीज़ का, यानी शहद में शिफा है, तो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी आता है। दूसरा ये कि अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जिंजर को और टर्मरिक को, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शहद में भी बहुत इस तरह से बिलीफ पाई जाती है इस हवाले से, तो क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है? जो लोग कहते हैं कि टी ले लें या ऐसी कोई बात करते हैं, तो क्या वाकई ये इफ़ेक्टिव है या जस्ट ये भी सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट से हट के अगर करेंगे तो ये भी बेनिफिशियल नहीं होगा? देखिए जनरली जैसे वही बार बार हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का में कोई इनका बुनियादी रोल नहीं है। जनरल ठीक है, अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट नहीं है या हनी का इस्तेमाल करे और बाकी जो आपने वेजिटेबल्स का आपने जिक्र किया है, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को किसी हद तक मिनिमाइज करेंगे। देखिए इतना नहीं मिनिमाइज करते कि वो अस्थमा के अटैक से आपको प्रिवेंट करें। मेन हमारा टारगेट यही है, फोकस यही है कि आप इन चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से, बाकी चीज़ों से सपोर्ट तो ले सकते हैं, वो जिस हद तक सपोर्ट आपको दे सकते हैं उतना तो देंगे, लेकिन जब एक ये मर्ज़ है तो मर्ज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। बिल्कुल है। इस चीज़ पर यानी आपको समझना होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और जब ये सांस यानी अटैक होता है तो सांस की बहाली उसी वक्त फ़ौरन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त अगर आप ये स्लोड और ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी बाकी सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ अपने जो ट्रीटमेंट प्लान थे उसको भी फोकस करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। यानी मैनेजमेंट प्लान पे उसको फॉलो करते हुए वो उसकी मैक्सिमम एफर्ट ये होनी चाहिए कि उन एलर्जन से जो एनवायरनमेंट में हैं या उसके घर में, उससे मैक्सिमम कोशिश उसकी ये होनी चाहिए कि अवॉइड करेगा, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। यानी अवॉइडेंस फ्रॉम ट्रिगर्स और फिर फॉलो द मैनेजमेंट प्लान, तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा उसके अस्थमा को कंट्रोल करने के हवाले से। नाज़रीन, हो चुका है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ और बात हो रही है दमे के मर्ज़ पर। सो डॉक्टर, क्या आप कोई इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना चाहेंगे या जो आपको लगता हो कि हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जिसके बारे में जानना? जी बिल्कुल। देखिए अस्थमा से या दमे से आमतौर पे हम यही हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है एक आम शख्स के, कि जी इसके अंदर खांसी तो चलो होती है, चेस्ट बहुत जाम कंजस्टेड होगा या टाइटनेस है, यानी जिन अलामात का हमने पहले जिक्र किया कि सीने से सीटी जैसी आवाज़ आएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुछ इसके ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें सिर्फ आइसोलेटेड कफ होगी, खांसी होगी, यानी कफ रहती है उनके अंदर। अच्छा। उनमें कोई सांस लेने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उनमें कोई वो वीजिंग या वो जो विस्लिंग साउंड है वो नहीं आएगी। उनके अंदर कोई बलगमी मवाद यानी स्पुटम की कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगी, सिर्फ ड्राई कफ होती है। तो उन्हें भी चाहिए कि अपने चेस्ट कंसल्टेंट को दिखाएं। तो क्योंकि एक होता है कफ वेरिएंट एज़मा, तो ऐसे पेशेंट के अंदर सिर्फ कफ ही होती है, तो उसे डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी बिल्कुल। अच्छा, कितने अरसे तक ये कफ रहती है और क्या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? नहीं, वो तो जनरल देखिए जब कफ वेरिएंट एज़मा है तो उसका ट्रीटमेंट भी तो हम उसी मैनेजमेंट प्लान पे ही करेंगे जो हमने पहले कहा कि स्टेप 1 से स्टेप 5 तक है, ठीक है। उसी से अडहेर रहना है और कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना है। फिर जब वो कंट्रोल होगा तो फिर हम स्टेप डाउन आएंगे। तो इस तरह का ये होता है इसके अंदर। ओके, देखिए कफ बिल्कुल सबसाइड हो जाती है उसकी। ओके, जब हम उसको अस्थमा की मैनेजमेंट उसकी जब ऑफर करते हैं, जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उसकी कफ ठीक हो जाती है। लेकिन मीनवाइल हम अंडरलाइंग
अदर काजेज़ यानी अदर देन एज़मा भी वर्कअप करते हैं, जैसे कि चेस्ट रेडियोग्राफ हो गया या और टेस्ट हैं टू रूल आउट दी अदर काजेज़ ऑफ कफ। ठीक है, ओके। ये बहुत मैंडेटरी होता है ना कि ओके। अब बाकी सिम्टम्स डिजीज़ को रूल आउट करना है आपको, ठीक है, और फिर हम पेशेंट को जो है वो डायग्नोस करते हैं कि कफ ओके। वेरिएट एज़मा के हवाले से बात कर रहा हूँ। ओके। और दूसरा मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की अब आमद है, तो जी। लोगों की ये बड़ी क्वायरी होती है कि डॉक्टर साहब क्या जो अस्थमा के पेशेंट हैं जी हम रोज़ा रख सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट के लिए कि जिनको अस्थमा हो और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो अस्थमा के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं अगर उनका अस्थमा कंट्रोल है तो। ओके। एज़मा कंट्रोल से हमारी मुराद ये होती है कि उसको डे टाइम पे कोई अपना रूटीन वर्क करने में जो भी उसके असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होती। रात को कोई उसकी डिफिकल्टी नहीं कोई आती। डिफ़िकल्टी नहीं है। इसी तरह रात को उसको साँस की वजह से जो है वो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, उसको बाहर उठना नहीं पड़ता। तो अगर महीने में उसे सिर्फ सिम्पटम एक आध बार होते हैं रात में और डे टाइम पे वो बिल्कुल एक्टिव है नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह, ठीक है, और ट्रीटमेंट प्रॉपरली वो ले रहा है तो वो रोज़ा रख सकता है। शर्त ये है कि उसको वही इनहेल्ड जो उसकी मेडिकेशन है वो उसे कंटिन्यू लेनी है सहरी में और इफ्तारी के बाद। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई वेलकम। और स्पेशली रमज़ान के लिए तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि ये वाली कंडीशन है तो रोज़ा रखें या ना रखें, ये वाली कंडीशन है तो जी रोज़ा बिल्कुल। रखें या ना रखें। तो तमाम लोग जो दमे की मर्ज़ का शिकार हैं, अगर जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, अगर वैसी कंडीशन रहती तो आप प्रॉपर्ली रोज़ा रख सकते हैं, अपनी इबादत को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सो बिल्कुल। अगेन मैं थैंक यू कहूँगी और अगर वेलकम। हमारे नाज़रीन के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो ज़रूर चाहूँगी कि हमारे बट टेक नाज़रीन को मैसेज बिल्कुल दें। जी, टेक होम मैसेज मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि एज़मा से खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% एक कंट्रोलेबल और मैनेजेबल डिज़ीज़ है और ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को नहीं लगती, यानी कंटेजियस नहीं होती। ओके। तो ऐसे लोगों को अपने चेस्ट जो भी फैमिली डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट करके जो रेगुलर मेडिसिन उसकी है कंट्रोल वाली, उसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। ओके। थैंक यू सो मच अगेन। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वो तमाम लोग जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, वो अपनी लाइफ़ को ईज़ी बना सकते हैं। जो स्टेप्स बताए गए हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आप देखते हैं कि जो आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और प्रोग्राम में बताए जाने वाले पॉइंट्स को भी ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और वो वाले तमाम यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके घर में कारपेट्स या बाकी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा डस्ट या आपको एलर्जी कॉज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ज़रूर काम करें। हो सके तो उसको रिमूव करने की कोशिश करें। जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन और साफ़-सुथरा होगा, उतना ही आप इन तमाम चीज़ों से बचेंगे और इतना ही कम ट्रिगर होंगे। साथ में बात करूँगी कि अपनी सफाई का यानी सेल्फ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और हमेशा इस बात का ख़्याल रखना है कि आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएँ, क्योंकि डॉक्टर अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि 1 to 5 स्टेप्स होते हैं। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को, आपकी सिवियरिटी को, सिम्पटम्स को देखने के बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन-सा ट्रीटमेंट प्लान लेने की ज़रूरत है और किस मिकदार में कौन-सी दवा या फिर इन्हेलर यूज़ करना है। अगर ये आप किसी की बात सुनकर या फिर किसी कोई वीडियो देखने के बाद, यानी जो डॉक्टर नहीं है, नॉन मेडिकल अगर पर्सन आपको कोई कुछ भी सजेस्ट करता है, अगर आप वो यूज़ करना भी चाहते हैं तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और उससे प्रॉपरली गाइडेंस लें। क्योंकि सेहत का मामला ऐसा रिस्की होता है कि आप अगर इस पर एहतियात नहीं करते तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। वो एक प्रॉब्लम जो कि आप ईज़िली डॉक्टर से रुजू करके सॉल्व कर सकते थे, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होके आपको और ज़्यादा बीमार कर सकती है। तो हमेशा ख़्याल रखें कि सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ ना जाएँ। जब हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं तो उनकी ज़रूर से ज़रूर खिदमात हासिल करें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अपने एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें और क्योंकि हमारा साफ़ एनवायरनमेंट होगा तो हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस चीज़ से बच सकेगी। जितना हम हेल्दी और सेफ़ रहेंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। सो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ अदा करें और अपने मुल्क का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और डॉक्टर के साथ, किसी और माहिर के साथ, किसी और मर्ज़ पे बात करेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।